दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ साथ तैयारी जोरों शोर से कर होंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो हम लोग सेट 3 पर बात करेंगे, जो आपका पीएमएसएसबी योजना का 2023 का इंट्रेंस एग्जाम होगा आपका, उसके सेट 3 पर बात करेंगे हम लोग। बेसिकली इससे पहले मैंने आपको सेट 1 और सेट 2 करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप लोग आराम से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो लिंक। इस लिंक के थ्रू आप लोग वीडियो में डायरेक्टली घुस सकते हो। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका सेट 1 का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर इस क्लिक हर पे क्लिक करते हो आप लोग तो यहाँ सेट 2 के वीडियो पर आराम से आप लोग चले जाओगे और यहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो। वरना भाई आप लोग हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो लिंक मिल ही जाएगा, वरना आप लोग यूट्यूब में जाइएगा। यूट्यूब में हमारा जो चैनल है प्रीतम एकेडमी, वहाँ पे प्रीतम एकेडमी यूट्यूब में वहाँ पे घुसिएगा। वहाँ पे जाके आपको हमारा जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको पीएमएसएसबी योजना इंट्रेंस एग्जाम का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे घुसिएगा, आराम से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना। तो बेसिकली अगर आप लोग चाहो तो हमारे साथ और भी कई माध्यम से जुड़ सकते हो, ठीक ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे साथ जुड़ना तो जुड़ सकते हो। जैसे भाई हमारे यूट्यूब चैनल, अगर यहाँ क्लिक करोगे तो हमारे यूट्यूब चैनल में घुस जाओगे। जाहिर सी बात है आप यूट्यूब में ही तो वीडियो देख रहे हो ना, तो ये कि बोलना ही नहीं है, ठीक है। देखो उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट, ये रहा हमारा ऑफिशियल वेबसाइट। यहीं से आपको हमारा पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अब भाई कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए पंकज सर एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डाउनलोड करना है। और होगा तो मैं इस वीडियो के यहीं पे साइड में एंड में इस जगह पे कहीं पे इसी लास्ट पेज में मैं कहीं पे एक सेक्शन बना दूंगा उस वीडियो का, जिस वीडियो से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओ, ठीक ना। बाकी वो बात की बात है फिलहाल। और साथ ही साथ हम आप लोग क्या करो, हमारे टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। ये यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो हमारे टेलीग्राम में घुस जाइएगा आप लोग, ठीक ना, ज्वाइन हो जाइएगा वहाँ पे। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कम से कम तो व्हाट्सअप में जरूर जुड़ जाइएगा। ये आप लोग क्लिक कर कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हो। और एक बात मैं बता दूँ, हमारे इस प्रीतम एकेडमी में 10th का प्रॉपर पढ़ाई तो चलता ही चलता है। मैं पूरा मैथ पढ़ा देता हूँ और साथ ही साथ आपका जो विज्ञान है उसको तो मैं ले ही रहा हूँ, ठीक ना। क्लास 10 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर क्लास 10 का स्टूडेंट हो तो, या फिर आप लोग क्लास 10 में जाओगे तो मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, या आपके बगल में कोई भाईचारा में अगर है तो उसको बता दो कि प्रीतम एकेडमी पढ़ाई हो रहा है, ठीक ना। एकदम बेहतरीन तरीके से 10 क्लास की तैयारी कराई जाएगी, ठीक ना। और साथ ही साथ अभी आप लोग का जो 9th क्लास का एग्जाम आएगा उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाएगा। और 9th क्लास का एक अलग से व्हाट्सअप ग्रुप भी है हमारा, तो आप लोग सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और हमें मैसेज कीजिएगा, सर हमको उस ग्रुप में डाल दीजिए, या फिर ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पे, आराम से आप लोग घुस सकते हो, ठीक ना। तो किस प्रीतम एकेडमी आपको हर तरह से सुविधा दे रही है, तो भाई लाभ लो, फ्री का मिल रहा है यार, ठीक ना, सीधा सा बात है। और ये पीडीएफ कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और कैसे डाउनलोड करना मैंने बता ही दिया आपको। तो चलिए ये तो रहा आपकी बात। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा अब सेट पर आते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि आज की इस वीडियो हम लोग सेट 3 करेंगे। इससे पहले मैंने 2 सेट कराया था, ठीक ना, सेट 1 सेट 2, उसको जरूर देख लीजिएगा। और मैं प्रत्येक सेट में टोटल 15 प्रश्न करा रहा हूँ, जिसमें से सबसे पहला जो 5 प्रश्न होता है वो आपका गणित का होता है, मैथ का। उसके बाद का जो 5 प्रश्न होता है वो आपके विज्ञान का, साइंस का होता है। उसके बाद का जो 5 का प्रश्न होता है आपका, वो आपका एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का होता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको कुल मिलाकर टोटल 15 सेट कराऊंगा, और ऐसा नहीं कि 15 सेट कराने के बाद छोड़ दूंगा, और भी कोशिश करूंगा और भी कई सारा सेट कराने का, ठीक ना। पर मोस्ट टारगेट रहेगा 15 सेट का, ठीक ना। तो गुणा करके देख लो आप लोग, प्रत्येक सेट में 15 प्रश्न, और मैं 15 सेट कराऊंगा तो कितना प्रश्न हो जाएगा आपके पास, ठीक ना। तो बेसिकली एक भी प्रश्न को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऐसे पिक किया हुआ है ना प्रश्न कि आप लोग कोई भी एग्जाम को पकड़ लो, चाहे आप लोग एनएमएमएस का एग्जाम देख लो, या आप लोग आकांक्षा का अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग यही पीएमएसएसबी योजना की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि पता है बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 का, 8 का, 9th का, इन क्लास के एग्जाम, स्कूल के एग्जाम में भी आपको ये सारे प्रश्न पूछते हैं, ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहे किसी भी लेवल की तैयारी करो, इसलिए आप लोग सबके लिए वीडियो है, ठीक ना। तो जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक ना। और क्वेश्चंस को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, एक भी प्रश्न, ठीक ना, क्योंकि हम लोगों ने सेलेक्टेड टॉपिक से प्रश्नों को उठाया हुआ है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो, जैसा कि मैंने बोला गणित का आएगा। तो देखो क्या प्रश्न है सर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम 1 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक ना। व्हाट इज इरेशनल नंबर, ठीक ना, यानी कि अपरिमेय संख्या क्या है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा भाई अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, आपको बताना है। और एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, तो चाहे आप लोग हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम को, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, थोड़ा सा हमारे यहाँ वायरल फीवर चल रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा गले में खराश और सर्दी जुकाम है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। तो देखिए भाई साहब, याद रख लीजिएगा, अगर गलती से यहाँ रैशनल की जगह पे रैशनल बोल देता, परिमेय संख्या बोल देता, तो आप लोग क्या करते, 1 नंबर वाला और ये बिना
क्या बोल सकते हैं उसको, आंख बंद किए या फिर बोलना आंख बंद किए, ठीक ना, जो भी बोलना है, ठीक ना। आप लोग 1 नंबर वाला और कौन सा ये C नंबर वाला करेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, एक अगर शांत दशमलव प्रसार है आपके पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद कुछ दूरी बाद रुक जाएगा। जैसे अगर आप लोग मान लो कि अगर आपने क्या किया, कि मान लो कि 15 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया आपने, 15 को अगर आपने 2 से भागा दे दिया, तो देखिएगा पॉइंट के बाद वो रुक जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 7 14, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, एक हाथ में रहेगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 2 2 5 10 7.5। देख सो तो पॉइंट के बाद सिर्फ 5 आया और ये रुक गया। तो इस टाइप के क्या होते हैं जो दशमलव प्रसार होते हैं, तो ये जो डेसिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इस प्रकार के डेसिमल्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, हिंदी में शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, याद रख लीजिएगा। और साथ ही साथ याद रख लीजिएगा एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, यानी C नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग अशांत व आवर्ती दशमलव प्रसार। इसका आवर्ती दशमलव प्रसार मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझने का ट्राई कीजिए। जैसे पॉइंट के बाद क्या होगा कि ये जो मन सो मतलब क्या, पॉइंट के बाद ये आता चला जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं। जैसे अगर आप लोग एक काम करना घर में बैठ लेना आप लोग, ठीक ना, आराम से घर में बैठ लेना, और मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूँ। आप लोग क्या करना, 10 को ले लेना, ठीक ना, 10 को ले लेना और उसको 3 से भागा दे देना, ठीक ना, और देखना तो इसका पॉइंट के बाद क्या आता है, सो जादू देखिएगा आप लोग, देखिएगा कि पॉइंट के बाद ये धीरे धीरे चलता चला गया है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये रुकेगा ही नहीं, ठीक ना। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। और आवर्ती दशमलव प्रसार मतलब क्या होता है, समझिएगा। इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद कोई एक फिक्स नंबर वो रिपीट करता चला जाएगा। जैसे कि इसको जब आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 3.3333 चलता चला जाएगा, यानी कि आप लोग चाहो तो इसको 9 क्लास की बात है कि इसको आप लोग 3.3 पर बार लिख सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बस इतना याद रख लीजिएगा कि पॉइंट के बाद जो संख्या है वो रिपीट करती जाएगी। जैसे पॉइंट के बाद 3 है और ये 3 बार बार रिपीट करती जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है 4.57 होता है, देख सकते हो 57 रिपीट करता चला गया है। तो इस प्रकार के अगर पॉइंट के बाद संख्या रिपीट करती चले जाए और अनंत तक चलता चला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत व आवर्ती दशमलव प्रसार बोलते हैं। और ये दशमलव प्रसार को भी आप लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि ये भी क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो समझ में आ गया ना, A और C क्या है, रैशनल नंबर है। और ये तो भाई रैशनल है, यानी कि ये तो हमारे ऑप्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि हमें ये रैशनल पूछा है। तो इसीलिए रैशनल क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि ऐसे दशमलव प्रसार जो पॉइंट के बाद अनंत तक चलता चला जाए लेकिन कोई रिपीट के साथ नहीं, नो फॉलो, माने कोई भी रूल के साथ नहीं, अनठेकाने जो मन से बढ़ेगा। जैसे अगर आप लोग √2 का वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना घर में आराम से, देखो कि पॉइंट के बाद जो मन से आते चला जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार बोलते हैं। और यही क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो भाई जब आंसर मिल गया है तब आपका D नंबर का नॉन ऑफ दिस किस काम का, इनमें से कोई नहीं होगा ही नहीं, तो बी नंबर का, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। मस्त सा प्रश्न है ये भी, देखिए क्या लिखा है, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, यानी कि SI की बात की गई है आपको, ठीक ना। रुपीज़ कितना दिया हुआ है, 1000, क्या यार 1000 की बात, 2-3 लाख होता तब ना। 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक ना। तो क्या करा है कि 1000 रुपये, 1 मिनट रुके, थोड़ा सा हाँ, ये कभी कभी जादू हो जाता है बीच बीच में, ठीक ना। 1 मिनट पहले ब्रश को कट करना पड़ेगा, कभी कभी होता है ऐसा, ठीक ना, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा होता है कभी कभी। देखो प्रश्न में क्या कर रहा है कि देखो 1000 रुपये पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। यानी कि भाई ब्याज की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्याज की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपको सीधा सीधी SI निकालना है। SI निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू में R इंटू में T/100 होता है, ठीक। P क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, या फिर बोलो कि जो आपके पास मूलधन, जो चीज़ आपने लिया है, जैसे कि ये 1000 रुपये लिया है तो ये क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल हो गया, आपका मूलधन हो गया। R क्या होता है, रेट पर एनम, या फिर यूँ समझ लो कि जो आपको दर लग रहा है, ठीक ना, जैसे कि 5% का वार्षिक दर लग रहा है, ठीक ना, तो इसको कहा जाता है R। T मतलब समय, जितना समय की बात की गई है, देख सकते हो 2 वर्ष की बात की गई। तो बस फॉर्मूला में पुट कर दो। P के आपके पास, देखो मैं यहाँ पे फ्रेश बना देता हूँ, ठीक ना। P के आपके पास देख सकते हो 1000, तो पहले लिखो 1000
गुना में आर होता है, आर क्या आपके पास 5 है तो 5 लिख दो, गुना में टी क्या आपके पास 2 है 2 लिख दो, बटे में 100 कर दो, बस 100 100 कटा तो 5 दूना 10 आया, तो यही 5 दूना 10 आ गया। अरे देखो यही तो मिस्टेक है, यहाँ पे 1000 होगा, मैं भी सोचा 10 कैसे आ सकता है। यहाँ पे आपके पास जो पी है उसके जगह पे 1000 रखना है, 100 मत रखना है, मैंने यहाँ गलती किया ना, ऐसा नहीं करना है। तो जब काटोगे तो 1 0 यहाँ बच जाएगा, 1 0 बचेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 10 बच गया, ठीक है। और यहाँ 5 दूना 10 हो गया, यानी कि 5 2 10 हो गया, तो 10 और 10 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा ना जी, तो ये 100 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो डी नंबर का ऑप्शन आपका हंसते खेलते सही होगा, ठीक ना, और 1 नंबर दे के चला जाएगा, ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन इस इक्वेशन का, ठीक ना, यानी कि इस इक्वेशन में एक्स का मान क्या है भाई साहब। तो सीधा सा बात है, सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा देखिए, समझने का तो समझ जाओगे आप लोग। देखो सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, ठीक ना, ताकि आपको समझाने में आसानी हो और मुझे भी थोड़ी आसानी हो, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपके पास इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक काम करो आप लोग, सबसे पहले ये वाला टर्म देख लो आप लोग, देखो मैं इसको अच्छे से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो आपके पास जो इधर वाला टर्म है आपके पास, ठीक ना, इसमें आपके पास एक्स नहीं लगाओ, यहाँ पे एक्स लगाओ, तो इसी का तो मान निकाला, तो इसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ये आपके पास बराबर देखिए आपके पास आएगा 1 मिनट, ये रहा आपके पास बराबर देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा 5/2x हो जाएगा, 5/2x हो जाएगा, बराबर में आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ 29/2, यानी कि 29/2 है यहाँ पे, ठीक ना। और यहाँ पे भी देख सकते हो ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि -9/2 हो जाएगा। अब सिंपल सा प्रोसीजर है यार, एलसीएम लो ना, एलसीएम लोगो तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर में 29 का 29 माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ 9 हो जाएगा, 29 में 9 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20/2 यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है 2 10 जा 20 होता है, तो 10 आपके पास आ गया, ठीक ना। लेकिन देखो भाई साहब यहाँ पे क्या आपके पास, देखो मैं यहाँ पे आपके पास क्या है 5/2x बराबर में 10 आया आपके पास, तो मैं इसको फ्रेश से लिख लेता हूँ। क्या था आपके पास 5/2x बराबर में आपके पास 10 आ गया, ठीक है। तो क्या करो आप लोग, इस x को रहने दो, क्योंकि देखो यहाँ पे x के साथ 5/2 क्या है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इधर गुणा में तो उधर जाके भागा में हो जाएगा, तो भागा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के भागा में, ये देखो इधर वाला पूरा मिट जाएगा आपके पास, जब इधर वाला पूरा इधर मिट गया आपके पास, ऐसे मिटाने में तो 3 दिया तेल ले जाएगा मेरा, ठीक है। तो देखो बेसिकली जब आपका इधर x बच गया तो क्या हो जाएगा, इधर आपके पास कितना बचा था 10 था, तो ये डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 5/2, ठीक ना। अब 5/2 को जब आप लोग ऊपर लेके जाएगा तो ये पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 10 इंटू में 2/5 हो जाएगा। अब देखो 5 2 जा 10 होता है, तो 2 2 4, तो 4 ही आंसर होगा आपका, सीधा सा बात है। तो देखो ये 4 ऑप्शन में है, जी हाँ बिल्कुल है, ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो व्हाट इज द HCF ऑफ 24 एंड 36, इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। क्या मैं ट्रिक दूं इस टाइप के प्रश्नों को बनाने का, बोलो बोलो बोलो, क्या बताऊं क्या, अगर आप लोग बोलोगे तो दूंगा, ठीक ना। चलो पता है आपको ट्रिक चाहिए, तो सबसे पहले एक बार सॉल्व करके देख लो, उसके बाद बताता हूँ। तो याद रख लीजिएगा, इसका एक मेथड होता है, सबसे बड़ा वाला जो संख्या है उसको क्या करना पड़ता है, छोटा वाला संख्या से भागा देना पड़ता है। तो इसको तो आई होप कि आपको आता होगा, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इस टाइप का भागा देना आपको आता है, वरना कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री है, हमारा व्हाट्सअप टेलीग्राम का ग्रुप आपके लिए फ्री है, आराम से वहाँ कमेंट कीजिएगा, आपको अलग से वीडियो बन जाएगा आपके लिए। 36 को आपको क्या करना पड़ेगा, 24 से डिवाइड करो आप लोग सबसे पहले, ठीक है। डिवाइड जब करोगे आप लोग तो देखो ये कितना बार में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, बटे में आपके पास क्या हो जाएगा, ये जब आप लोग इसको माइनस करोगे, यहाँ माइनस करना पड़ता है, आई होप कि आपको आता है, ठीक ना। इनको जब आप लोग माइनस कीजिएगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि 12 आपके पास आ गया। अब यहाँ से आप क्या होगा, आपके पास 24 जो वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला 24 यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 12 एक एक कितना आएगा आपके पास, देख सकते हो 12 का पढ़ा जब आप लोग 2 बेर नहीं मतलब 2 टाइम पढ़िएगा, ठीक ना। क्या करो, हिंदी आ ही जाता है, ठीक ना, मातृभाषा है ना। तो देखो 12 टू से कितना होता है 24 होता है, यानी कि 2 बार से जब आप लोग इसको डिवाइड दीजिएगा तो 24 पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसका HCF जो यहाँ पे लास्ट में जहाँ पे आपका जीरो मतलब काटकूट आता है, या फिर बोलो जहाँ पे जीरो आता है आपका, बस उसके सामने में जो आपके पास जो संख्या होती है जिससे आप लोग भागा दे रहे हो, ठीक ना, और भागा देने के बाद आपका जीरो आया है तो किससे भागा दे रहे थे, 12 से दे रहे थे, तो वही क्या होगा आपका HCF होता है, ठीक ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, याद रख लीजिएगा। तो भाई इसके लिए यानी कि आपका जो डी नंबर का ऑप्शन 12 ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो देखो भाई साहब मैं ट्रिक क्या दे रहा था आप समझिए, हाँ बल्ले बल्ले ट्रिक देखो, ऑप्शंस को देखना और ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिखेगा, जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिखेगा, और वो बड़ा नंबर जो आपको क्वेश्चंस में दी हुई संख्याएं हैं उससे
उनको अगर ये काटता है वो बड़ा नंबर, जैसे कि ये सबसे बड़ा नंबर 12 है, अगर 12 अगर ये 24 और 36 को काट दिया, 24 और 36 को अगर काट दिया तो समझ लो वही आंसर होगा, ठीक ना। तो जैसे कि देख लो भाई साहब, अगर मान लो कि 12 आंसर नहीं होता, अगर मान लो कि ऐसा होता है कि 12 24 को काटता है, 36 को नहीं काटता, भाई काटता है पर मान लो, मानने में क्या जाता है। तो फिर नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग 8 को, क्योंकि 8 बड़ा है, अगर काटता तो 8 आंसर हो जाता। समझ में आ गया ना। तो सबसे बड़ा संख्या को देखना है, सबसे बड़ा डिजिट को देखना है, सबसे बड़ा नंबर को देखना है, और देखने के बाद चेक करना है कि वो जो बड़ा नंबर है वो क्वेश्चंस में जो गिवन टू जो आपके पास दिए होंगे या फिर जितने भी नंबर दिए होंगे उनको अगर काटता है तो वही क्या होगा, इसका आंसर होगा एचसीएफ का। अब भाई अगर एलसीएम निकालने को बोल देता तो अगर आपको एचसीएफ के जगह मान लो यहाँ पे अगर एलसीएम दे देता आपको, बताओ तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। देखो भाई साहब मैं सारा कुछ खंगाल के आपको दे रहा हूँ, एक भी चीज़ ऐसा छूटे ना आपका, इसलिए मैं सब कुछ पॉसिबिलिटी सारा चीज़ बता रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक ना। सॉरी। अगर एलसीएम पूछता तो एलसीएम का क्या मतलब होता है पता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना, यूँ आप लोग समझ लो। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि सबसे छोटा सा छोटा आपको वह नंबर ढूंढना होता है, सबसे छोटा छोटा आपको वह नंबर ढूंढना होता है जो नंबर ये जो क्वेश्चंस में दी हुई है उनसे पूरी तरह से कट जाए। देखो एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर है, बस इतना अंतर है। देखो जब एचसीएफ की बात करेंगे तब क्या होता है कि एचसीएफ में जो नंबर्स होते हैं, आपके जो नंबर्स होते हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ऑप्शंस में आपको दी हुई होती है उनमें से आपका जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे आपको भागा देना पड़ता है और चेक करना पड़ता है कि कटता है कि नहीं। लेकिन भाई साहब एलसीएम का अलग फंडा है। एलसीएम में आपको क्या करना पड़ता है कि जो ये चेक करना पड़ता है कि सबसे छोटा छोटा वो कौन सा नंबर है जो आपका ये 24 जो ऑप्शन में दिया क्वेश्चन में दिया हुआ, 36 जो क्वेश्चन में दिया है, उस ये दोनों उस छोटे छोटे नंबर को काटे। यानी कि एलसीएम में क्या होता है कि क्वेश्चन में जो नंबर्स दी हुई है वो नंबर काटना चाहिए उस छोटे नंबर को, और एलसीएम में और एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है कि जो आपके पास बड़ा से बड़ा नंबर है वो नंबर जो क्वेश्चंस में गिवन नंबर है उसको काटना चाहिए। समझ में आ रहा है, पकड़ पा रहे हो कि जो क्वेश्चंस में जो आपके पास नंबर्स दी हुई है उस नंबर को जो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर काटेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। और वह सबसे छोटा छोटा नंबर जिस नंबर को जो क्वेश्चंस में गिवन नंबर है वो काटे उसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। देखिए कितना बड़ा गहरा मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, तो इसको 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो कभी अगर मान लीजिए एलसीएम का अगर क्वेश्चन होता तो फिर आप लोग कैसे हिंट करते, तो चेक करिएगा जो ऑप्शन में सबसे छोटा नंबर दिया होगा और उस छोटा नंबर में चेक कीजिएगा कि वो छोटा नंबर मान लीजिए कि एक्स है जो सबसे छोटा है, ठीक ना। तो चेक कीजिएगा कि इस एक्स को क्या जो क्वेश्चन में जो 24 और 36 दिया हुआ है या फिर कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में, ठीक ना, उसको काटता है कि नहीं, यानी कि एक्स को क्या 24 और 36 यानी 36 काटता है कि नहीं। अगर काटता है तो वो उसका एलसीएम होगा। तो आई होप कि एचसीएफ और एलसीएम का ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। देखो भाई साहब 18 मिनट का वीडियो बन चुका है, आप जल्दी जल्दी फटाफट निपटाते हैं, आप जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक ना, क्योंकि मैथ का बस लास्ट प्रश्न है। व्हाट इज 1/3 ऑफ हाफ ऑफ 540 540, ठीक ना, यानी कि 540 के आधे का 1/3 कितना होगा। सबसे पहले भाई आधा मतलब होता है 1/2, 1/3 का मतलब होता है 1/3, ठीक ना, यानी कि 1/3 का मतलब 1/3 और हाफ का मतलब होता है 1/2, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको प्रश्न क्या करा है कि 540 के आधे का 1/3 या फिर बोलो कि हाफ ऑफ 54 का आपको क्या करना है, 1/3 करना है, यानी कि हाफ ऑफ 54 540 का आधा क्या होगा, जाहिर सी बात है 540 को आप लोग 2 से डिवाइड कर दो, या फिर बोलो कि 540 को आप लोग गुना कर दो 1/2 से, सीधा सा बात है, सेम ही चीज़ जो आप लोग बोलो, कान को इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। अब जो ठीक ठाक बच्चा है वो तो समझ गया होगा। तो 540 को जब आप लोग इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा आपके पास, 270 आएगा, ठीक है। तो जब आपके पास 270 आ गया तो ये क्या होगा आपके लिए, ये आपके लिए हाफ बन गया, यानी कि 540 का 540 का आपका हाफ आ चुका है, आधा आ चुका है। अब इसका आपको 1/3 करना है, यानी कि इसको आप लोग को फिर से 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर यूँ समझ लो कि 170 को 3 भाग में बांटना पड़ेगा, 3 भाग में बांटना पड़ेगा, या फिर यूँ समझ लो कि 170 को 3 से भागा देना पड़ेगा, जो समझना चाहो। तो अब काट दो, देख सकते हो 3 9 27 और 0, यानी कि 90 आपका आंसर आएगा, यानी कि ये जो आपके पास 1 नंबर में ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सॉरी अरे देखो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा सो, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ब्रोमीन हुज एटॉमिक नंबर 35 एंड मास नंबर 79।
यानी कि आपको क्या करना है, ब्रोमीन में न्यूट्रॉनों की संख्या याद करनी है कि कितने न्यूट्रॉन है भाई ब्रोमीन में। ब्रोमीन को हम लोग Br से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, आगे देखो। हाँ, यदि इसकी परमाणु संख्या अगर 35 दिया हुआ है और द्रव्यमान संख्या 79 दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो आपका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ पे देख सकते हो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछे तो न्यूट्रॉन निकालने की संख्या मैंने आपको क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, फॉर्मूला आपको बताया था। क्या फॉर्मूला होता था, मास नंबर माइनस का एटॉमिक नंबर। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, याद होगा आपको, मास नंबर माइनस का एटॉमिक नंबर करोगे तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी, n निकल जाएगा आपका। ठीक ना। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी आपका एलिमेंट में, ब्रोमीन का एक प्रकार का एलिमेंट है, तत्व है, ठीक ना, तो किसी भी तत्व में उसकी परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु क्रमांक बोल लो, परमाणु संख्या बोलो, यहाँ पे है ये द्रव्यमान है ये वाला, ठीक, परमाणु संख्या, या फिर बोल लो कि इसका एटॉमिक नंबर जो होती है वो किसको देख के ज्ञात की जाती है। तो याद रख लीजिएगा, जो आपके पास ब्रोमीन का जो एलिमेंट, उसके अंदर में जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके नंबर को ही आपको क्या बोलते हैं, उसका परमाणु संख्या बोलते हैं। या फिर बोल लो प्रोटॉनों की संख्या को भी आप लोग बोल सकते हो कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु संख्या, फिर बोलो एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको प्रोटॉन को P+ से और न्यूट्रॉन को E- से डिनोट किया जाता है, और दोनों का जो नंबर होता है किसी भी एलिमेंट में वो समान होता है, याद रख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था, क्वेश्चन में आ सकता है, किसी भी एटॉम में यानी किसी भी एलिमेंट में किन दो चीज़ों क्या दो चीज़ें समान होती है। तो याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और याद रख लीजिएगा कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन को P+, न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं, क्योंकि N में कोई चार्ज नहीं होता, नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। प्रोटॉन में देख सकते हो प्लस है, इसीलिए प्रोटॉन में प्लस चार्ज का होता है, न्यूट्रॉन माइनस चार्ज का होता है। तो याद रख लीजिएगा कि जो आपके पास नाभिक होता है, जो आपके पास यूँ समझ लो कि सेंटर होता है, जो समझना चाहो आप लोग किसी भी एलिमेंट का, ठीक ना, किसी भी तत्व का, उसके अंदर में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। और इन दोनों के कारण ही किसी भी एटॉम का उसका क्या होता है कि उसका भार डिसाइड किया जाता है, उसका वजन कितना होगा, ठीक ना। तो ये सब बहुत हायर चीज़ है, इसके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। बस आपको बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा किसी भी एलिमेंट में समान होते हैं। साथ ही साथ जो एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर बोलो प्रोटॉन की संख्या को बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, ठीक ना। और साथ ही साथ जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो दोनों नाभिक में स्थित होते हैं, ठीक ना। तो याद रख लीजिएगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन को आप लोग मूव करा सकते हो, समझ लीजिए, पर कभी भी नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसको कभी भी मूव नहीं करा सकते, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक। तो इससे बाद की बातें आप लोग ऊंचे क्लास में बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक ना, बहुत सारा थ्योरी वगैरह आएगा, ठीक ना। तो भाई हमें उससे क्या है, जो हमें सीखना है बस वो सीखना है। तो यानी कि एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या आपको 35 दिया हुआ है, और मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया था, जो कि भी मीडिया में फिर से लिख देता हूँ, मास नंबर माइनस का एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, जाहिर सी बात है परमाणु संख्या, तो उसको लिख दो 35, ठीक है, माइनस का एटॉमिक मास, या फिर बोलो कि मास नंबर क्या दिया हुआ है, 79 दिया हुआ है, तो उसको 79 लिख दो, बस माइनस कर दो, कितना आएगा, 44 आएगा। तो यही आपकी क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। आई होप कि कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए सॉरी नेम द प्रोसेस यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम को मिल्क से सेपरेट करने की विधि को क्या बोलते हैं, क्रीम से दूध को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, मैं उतना घुमाने वाला नहीं हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीयकरण। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीयकरण विधि बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक ना। अब जिसको जो प्रोनाउंसिएशन करना है भाई साहब कर लो, ठीक ना, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया आपको, ये मस्त सा प्रश्न था। अब देखिए आगे क्या है। सो चलिए हम लोग 8 नंबर के प्रश्न बातें देखिए क्या लिखा है। सो विडाल टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज विच डिजीज, यानी कि विडाल टेस्ट किस डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं हिंदी बात करूँ तो किस रोग का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा, विडाल टेस्ट एक प्रकार का टेस्ट ही होता है, ठीक ना। मेडिकल साइंस में अगर आप लोग लीजिएगा तो पढ़िएगा, ठीक ना। तो याद रख लीजिएगा कि जो आपके पास टाइफाइड या फिर बोलो कि टाइफाइड फीवर जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में मियादी बुखार बोलते हैं, इसका पता लगाने के लिए, इसको डायग्नोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विडाल टेस्ट का यूज़ करते हैं।
चलिए 9th नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए लिखो, नेम ऑफ वैक्सीनेशन गिवन टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक ना, ट्यूबरकुलोसिस कुछ नहीं है, आगे मैं बताऊंगा। ठीक ना, क्या है सो तपेदिक से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तपेदिक बोलो, ट्यूबरकुलोसिस बोलो, या फिर बोलो टीबी बोल लो, क्षय रोग बोल लो, जो आप लोग बोलना चाहो। तो इसके लिए, इसके निवारण के लिए हम लोग वैक्सीनेशन लगाते हैं, जिसको हम लोग BCG का इंजेक्शन बोल सकते हैं, BCG का वैक्सीनेशन यूज़ करते हैं। ठीक ना, इसका यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया गया है। ठीक ना, तो बेसिकली इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन जिसको जो करना है कर लेना, पर मैं तो इसको क्या बोलता हूँ, बेसिलक्लमेट गुएरिन बोलता हूँ। बाकी जिसको जो बोलना है बोल लेना, कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। देखो भाई साहब, 10 नंबर का प्रश्न में क्या रहेगा, गैस प्रोड्यूसेस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि आधे अधूरे दहन से कौन सा गैस निकलता है, आधे अधूरे दहन से कौन से गैस की प्राप्ति होती है। तो याद रख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जिसको हम लोग CO से डिनोट करते हैं, याद रख लीजिएगा। और CFC कहाँ से निकलता है भाई साहब। और एक प्रश्न आपसे ये रहा कि ये सब कमेंट कीजिएगा तो मैं उनको हार्ट दूंगा। ठीक ना, जैसे कि इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो लिया था उसमें मैंने एक लास्ट का प्रश्न छोड़ा हुआ था, तो किन्हीं 3 बच्चों ने जवाब दिया था। सबसे पहले दिया था प्रीति जी ने, उसके बाद वैष्णवी, उसके बाद महेश बाबू ने। तो आपका भी मैं नाम ले सकता हूँ अगला वीडियो में, अगर आपने सही सही जवाब दिया तो। ठीक ना, बाकी सही जवाब हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा कमेंट करने का। ठीक ना, उससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको पता चलेगा, ठीक ना, कि आप कितना पढ़ रहे हो उसमें। ठीक ना, सही मारोगे यानी पढ़ रहे हो, सीधा सा बात है। अब देखो CFC कहाँ से निकलता है। और एक बात कि ओजोन को, जो ओजोन जो लेयर है हमारे ऊपर में, ठीक ना, उसको जो यहाँ पे देख सकते हो क्षय हो रहा है, फिर बोल लो जो टूट रहा है या फट रहा है, जो बोलना चाहो आप लोग, तो वो किस गैस के कारण, वो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक ना, तो ये जो सही आंसर देगा उसको मैं हट दूंगा पक्का। ठीक है, और अगले वीडियो में नाम भी लूंगा। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड सहारा इज इन, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा किस महाद्वीप में स्थित है। इसको घुमा कर भी पूछा जा सकता है, पूछ देगा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है, तो याद रख लीजिएगा सहारा। अगर मैं इसकी टोटल एरिया की बात करूँ तो याद रखिएगा 92 लाख, याद रखिएगा 92 लाख की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक ना, 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक ना, स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अगर आपको इसको कंपेयर करना चाहो तो जो चीन जितना बड़ा है ना, लगभग उतना बड़ा है। सोच के देख लो कितना बड़ा है। चीन को छोड़ो, अगर आप लोग पकड़ लो तो US को पकड़ लो, ठीक ना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को पकड़ लो, वो उसके बराबर है लगभग, याद रख लेना। तो वो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा वो कहाँ पे, अफ्रीका में है, पर अफ्रीका के नॉर्थ साइड में है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विच प्लैनेट इज कॉल्ड ट्विन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सीधा सा बात है, वीनस को शुक्र को बोला जाता है। ठीक ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रिवर्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यार ये जो ईस्ट टू वेस्ट बहता है, अगर मैं हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ, इनमें से कौन सा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। तो याद रखिएगा, तो नर्मदा नदी होती है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है, ईस्ट टू वेस्ट की ओर बढ़ती है। और एक है तापी या फिर ताप्ती बोल लो, वो भी बहती है उसी तरह से। ठीक ना, ईस्ट टू वेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है इसको, द स्टार क्लोजर टू द अर्थ, यानी कि कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो सूर्य मत मार देना भाई साहब, ठीक है, सूर्य नहीं है, याद लिखिएगा, जिसको हम लोग अल्फा सेंचुरी बोलते हैं। तो ये बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत कोई इसे अल्फा सेंचुरी C बोलते हैं, शॉर्ट में इसको अल्फा सेन C बोला जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, जवाब दीजिएगा, तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा शुक्र है, शुक्र बोल रहा है, बुध है। ठीक ना, और अगर आपसे अगर ये पूछो कि बताइए तो जो आपके पास सूर्य है उससे सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक ना, तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात, जो पृथ्वी है उससे सबसे सामने वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी से सबसे सामने शुक्र पड़ता है। ठीक ना, जुड़वा ग्रह भी है और वो सामने भी बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस PDF का। देखिए क्या लिखा है इसको, द वेस्ट सॉइल ऑफ कॉटन कल्टिवेशन, तो याद रखिए कल्टिवेशन मतलब खेती होता है। ठीक ना, तो बेसिकली कॉटन की खेती के लिए कौन सी जो मिट्टी वो सर्वाधिक उपयोगी होती है, तो याद रखिए जो ब्लैक सॉइल होता है या फिर बोलो काली मृदा, वो सबसे उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से आपका ये जो सेट है ये कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि मैंने ये सब बताया कि आप लोग यहाँ से हमारे सारे बाकी फैकल्टियों के साथ जुड़ सकते हो, जितने भी हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, और यहाँ से आप लोग आराम से हमारा जो सेट 1 का वीडियो है, सेट 2 का वीडियो वहाँ से क्लिक कर सकते हो। ठीक ना, और बाकी कैसे PDF डाउनलोड करना उसका तो वीडियो अलग से पंकज सर बना ही दिए हैं, वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक ना, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो। साथ ही साथ जितना भी चीज़ को मैंने कमेंट करने को बोला था उसको जरूर कमेंट कीजिएगा, उठपटांग कमेंट मत कीजिएगा। ठीक ना।